क्लास 10th और ये हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 7 है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। हमने अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों और सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी करी जाती हैं। भाई सारी चीज़ें एक ही जगह पे तो है नहीं। जैसे आपके क्षेत्र में मान के चलिए कि अनाज पैदा हो रहा है, तो एक अनाज नहीं हो रहा है, तो जैसे प्याज कभी-कभी यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो क्या होता है कि आप प्याज को प्याज महंगा होने लगता है, तो आप दूसरी जगह से उसको मंगा लिया जाता है, उसका रेट सस्ता हो जाता है। तो वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल तक अपने आप नहीं पहुंचती हैं। वस्तुओं और सेवाओं को पूर्ति स्थानों तक से मांग स्थानों तक ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। परिवहन मतलब जो जो साधन है आपके, जो भाई किसी से ट्रैक्टर से या ट्रक से या किसी से लाएंगे तो उनसे आती हैं। कुछ व्यक्ति इनको उपलब्ध करवाने में संलग्न होते हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहते हैं, और व्यापारी लोग ही ये काम करते हैं। अतः देश के विकास की वस्तुओं और सेवाओं के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन की सुविधा पर निर्भर करना पड़ता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं को लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है: स्थल, जल और तथा वायु। मतलब आप स्थल द्वारा लाएंगे या जल द्वारा लाएंगे या फिर वायु द्वारा। वायु द्वारा मतलब जैसे हेलीकॉप्टर्स द्वारा या जैसे जो हवाई जहाज होते हैं उनके द्वारा। और स्थल द्वारा जान ही रहे, रेलगाड़ी से आता है, मालगाड़ी जो होती है। और एक होता है आपका जल द्वारा। जल द्वारा जो है आप जान ही रहे, जो बड़े बड़े शिप होते हैं, जो जहाज होते हैं, उनके द्वारा आता है। तो ये इनका वर्गीकरण भी किया जा सकता है इन्हीं के आधार पर। अब देखिए आगे कि अब इसमें क्या होता है। जैसे परिवहन के साधन में स्थल, जल और वायु। स्थल में कौन आएंगे? स्थल में आएंगे सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। और जल परिवहन में आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन। और वायु में घरेलू विमान सेवा, अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा। और घरेलू में सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी विमान सेवा, ये होता है। तो आप ये जो है एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। व्यापार और परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता है। पहले जो है सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। क्यों? क्योंकि संसाधन नहीं थे, हमारे पास परिवहन के संसाधन नहीं थे। जैसे जिस देश के पास में, जो देश जो है समुद्र के किनारे नहीं स्थित है, तो वहां पर समुद्री ही जो है व्यापार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हमारे देश में देखिए कितना अच्छी, हमारे देश की स्थिति कितनी अच्छी है कि तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो समुद्री परिवहन आराम से हो सकता है। वायु परिवहन तो जानते हैं, और सड़क परिवहन जो स्थल परिवहन होता है, रेल द्वारा से, सड़क द्वारा, वो भी अच्छे से होता है। तो विज्ञान और तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार और परिवहन के क्षेत्र जो हुए वो भी, ये क्षेत्र में भी वृद्धि हुई। समझ सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार के एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया, ग्लोबल विलेज के रूप में हो गया है। मतलब संसार क्या हो गया? एक ग्लोबल विलेज बन गया है, एक वैश्विक गांव बन गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों की विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधता, भाषाई तथा सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि संचार के साधन या परिवहन के साधन इसके पास अच्छे से हैं। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक है। स्थानिक से अंतरराष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन की सुविधाओं और साधनों में बढ़ोतरी की है। जैसे पहले क्या होता था, संदेश ले जाने वाले लोग होते थे। एक किसी को संदेश भेजना है तो उनसे कहलाना पड़ता था कि जाइए आप कह दीजिए, जाके आप जाइएगा वहां जाके कह दीजिएगा। या फिर किसी एक के घर में फोन होता था, जैसे किसी के यहाँ कोई विपत्ति आ जाती थी, कोई बीमार हो गया है, किसी की डेथ हो गई,
तो एक इंसान गांव में फोन होता था दूसरी जगह पे, तो उससे कहा जाए आप फलाने जी कह दीजिएगा, उनके यहाँ कह देना जाके। ये हुआ तो वो जाता था, उसको कहने जाता था। इतनी अब क्या है, आपने फोन मिलाया, कोई बात हुई, तुरंत आपने फोन किया, तुरंत कॉल हुई। तो क्या हुआ, आपके जीवन को इसने सरल बना दिया कि नहीं बना दिया प्रौद्योगिकी ने, है ना। तो सुविधाओं में हमारी वृद्धि हुई। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार और परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र और स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित है। पहला आता है हमारा परिवहन। परिवहन में हम सबसे पहले कौन सा परिवहन पढ़ेंगे, स्थल परिवहन, यानी कि लैंड ट्रांसपोर्ट। भारत विश्व का सर्वाधिक सर्वाधिक दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। यहाँ सड़क जाल लगभग 62.16 लाख किलोमीटर है, यानी कि 2020-21 का डाटा है कि 62.16 लाख किलोमीटर, इतना लंबा यहाँ पर सड़क का जाल है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। जो सड़क परिवहन हुआ तो क्या हुआ, पहले रेलगाड़ी नहीं थी लेकिन सड़कें थी, तो सड़क परिवहन पहले से हुआ। राजाओं महाराजाओं के काल में देखिए, आप अगर जो सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले जो सभ्यता विकसित होती है, तो वहां भी सड़कों का कहीं न कहीं रूप पाया जाता है। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। कैसे है, रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण में लागत बहुत कम होती है, सड़कों के निर्माण में कम लागत लगती है। अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ और विभिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं, लेकिन रेलवे लाइन बनाना थोड़ा कठिन है। आप पहाड़ों पे काट कूट के ऐसे घुमावदार बना सकते हैं, लेकिन वहां पर रेलवे लाइन बिछाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अधिक ढाल प्रवणता और पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित करी जा सकती हैं। जैसे आप देखिए जाके पूर्णागिरी वगैरह जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, वो बहुत ऊंचे पहाड़ पे, लेकिन क्या वहां पर सड़क की व्यवस्था करी गई है, सड़कें हैं वहां पर, पहाड़ों को काट वाट के बनाई गई, जबकि ढलानदार स्थिति है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों और कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन से सड़कें मिति व्ययी है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत बहुत कम है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। जैसे कि कोई भी सामान लाया गया, मानो समुद्री क्षेत्र से आप सामान लेके आए, लेकिन आप उस सामान को कहीं पहुंचाएंगे, व्यापारी तक पहुंचाएंगे ना, तो व्यापारी तक पहुंचाने के लिए आप, ऐसा तो है नहीं समुद्र के किनारे ही व्यापारी बैठा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, वो सामान को वहां पर एक जो पोर्ट होता है, हार्बर होता है, जिसे बंदरगाह कहते हैं, वहां पर सामान उतरा, और वहां से ट्रक द्वारा वो जो है सड़क परिवहन द्वारा वो व्यापारी तक पहुंचता है ना। तो कहीं ना कहीं ये एक कड़ी का कार्य करता है। जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु और समुद्री पत्तनों को जोड़ती। अब बता, भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें 6 वर्गों में मतलब 6 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के मानचित्र देखें और इसके बारे में समझिए क्या है। पहले आता है हम स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग इसे बोलते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाले 6 लेन वाली महाराजमार्गों की एक सड़क परियोजना प्रारंभ की। मतलब एक स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया, एक ऊपर दिल्ली से, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, एक चतुर्भुज बना दिया उन्होंने। भारत के, आप जानते हैं भारत के जो आप नक्शा देखेंगे तो उसकी स्थिति भी कुछ चतुर्भुज तरह की ही है, तो इसी तरह उसने चतुर्भुज बना दिया गया। इस परियोजना के तहत और 6 लेन बनाया गया, मतलब जो सड़कें बनती है तो उसमें लेन होती है, सेकंड लेन है, थर्ड लेन है, तो यानी कि 6 गाड़ियों का एक, मान के चलिए 6 गाड़ियों के लिए स्पेस बनता है, तो उसे 6 लेन कहा जाता है। अब इसमें आता है उत्तर दक्षिण गलियारा, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर तथा पोरबंदर को जोड़ता है। अब इसमें एक गलियारा बना दिया गया, जैसे एक चतुष्कोणीय बनाई गई, अब एक गलियारा इधर से इधर का चला गया, एक ऐसे से ऊपर से, पहले ऊपर वाला क्या हुआ, उत्तर दक्षिण गलियारा, जो कि श्रीनगर ऊपर आपका उत्तर में है, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर से आया कन्याकुमारी जो सबसे आखिरी में, तो सीधे यहाँ से चला आया। फिर एक आया जो द्वितीय जो हुआ पूर्व से पश्चिम वाला गलियारा, वो सिलचर यानी कि असम आपका पूर्व में है, और यहाँ पे पश्चिम में आ गया गुजरात के पोरबंदर तक का, तो ये गलियारा हो गया। मानी कि 2 एक स्थितियां हो गई, एक स्वर्णिम चतुर्भुज वाला और एक जो गलियारा है आपका। इस महाराजमार्ग को प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी
वह परिवहन समय को न्यूनतम करना था। भाई सड़कें बन जाएंगी तो ध्यान रखिए उसकी उसकी दूरी जो होगी वो कम से कम हो जाएगी। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। अब आता दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग। पहले हमने देखा था महाराजमार्ग जो था, अब आता है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक प्राथमिक सड़क तंत्र है। ये अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हुए बहुत सारे अभी छोटे छोटे राजमार्ग है, मतलब उससे थोड़ा सा छोटे जो राष्ट्रीय, लेकिन ये नेशनल हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, एनएच इन्हें बोला जाता है। तो ये नेशनल हाईवे है, ये ना समझिए कि जो है इनका कोई काम नहीं, ये बड़े होंगे, ये भी बड़े ही होंगे आकार, ठीक है। फिर आता राज्य मार्ग, जो आपका जो आपकी ये रोड है मेन अयोध्या रोड, ये भी क्या है आपकी एक नेशनल हाईवे ही है। अब आता है राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जो जोड़ने वाली सड़कें होती हैं वो राजमार्ग कहलाती हैं। सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है। जो राज्य राजमार्ग थोड़ा सा उससे नीचे आ जाता है ना। अब जिला मार्ग होते हैं, ये सड़कें जिलों को विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों से जोड़ती हैं। अन्य सड़कें हो गई इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों गांवों के शहरों से जोड़ती हैं। बस ये आपकी क्षेत्र वाली सड़कें देख रहे हैं जो गांवों को शहर से जोड़ रही हैं, है ना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला। पहले क्या होता था, गांव में कच्ची सड़कें होती थी, गांव में सड़कें होती थी, ऐसे कच्ची सड़कें होती थी, पानी बरसता था, बरसात में भर जाता था पानी। भाई कच्ची सड़कें तो पानी भर गया, यहाँ हमारा रोड है ही नहीं, पक्की सड़कें हैं ही नहीं। जब जब पक्की सड़कें नहीं होंगी तो क्या होगा, जब पक्की सड़कें नहीं होंगी तो क्या होगा कि जैसे किसान को अपनी सब्जी लाना है तो आज भाई रास्ते में पानी भरा, वो कैसे लेके जाएगा। तो क्या हुआ, कहेगा रास्ते में पानी भरा, जो सामान था, जो कच्चा माल था और जो किसानों द्वारा उत्पादित किया हो वो मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब जब मार्केट तक नहीं पहुंचेगा तो चीजें महंगी होंगी। तो ये किया गया कि एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना निकाली गई कि हर एक गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा और वहां पे सड़कें पक्की रखी जाएंगी गांव तक पहुंचने के लिए। गांव के अंदर चाहे जैसी सड़कें हो लेकिन गांव तक की जो होगी सड़क वो पक्की सड़क होगी। तो ये एक योजना चली जिसके कारण हर एक गांव को पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया। इस परियोजना का विशेष प्रावधान है जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। आगे देखते हैं हम, इसमें आपको गलियारा दिखाया गया है, पूर्व से पश्चिम वाला एक है और एक है उत्तर से दक्षिण और एक स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये आपका गलियारा रहेगा, ठीक है। जो कि एक आता है उत्तर से ये, उत्तर से दक्षिण, एक है पूर्व से पश्चिम ये वाला, और ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज हो गया, ठीक। ये आप देख लीजिएगा मैप को, इसको पॉज करके रोक के। आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें क्या हैं इनको भी जानिए। सीमांत सड़कें उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन जो कि देश की सीमांत सड़कों सीमांत क्षेत्रों को सड़कों का निर्माण कर उनकी देखरेख करता है, मतलब जो सीमा के बॉर्डर के पास की सड़कें हैं। यह संगठन 1960 में बनाया गया जिसका कार्य उत्तर पूर्व तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सामरिक महत्व को जोड़ने का विकास करना था। इन सड़कों का विकास दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी और इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक सिद्ध हुई। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, जो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल जो कि 9 किलोमीटर है, सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। पहले यह घाटी भरी बर्फबारी के कारण 6 महीने तक अलग थलग रहती थी, मतलब 6 महीने तक वहां आवागमन बाधित रहता था। लेकिन ये सुरंग बनी जिसे अटल टनल कहा जाता है, जो कि 9 किलोमीटर लंबी है। 9 किलोमीटर मान के चलिए अच्छी खासी उसकी दूरी हो गई। यह सुरंग हिमालय को पीर पंजाल पर्वतमाला के औसत समुद्री तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं से बनाई गई। अति आधुनिक सुविधाओं से बनाई गई है ये आपकी जो टनल, ठीक है। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट और तारकोल द्वारा बनाई जाती है। ये तो आप जान ही रहे हैं कि जो पक्की होंगी
तो मजबूत भी होती हैं, सीमेंट से बनाई जाएंगी, कंक्रीट से बनाई जाएंगी और चारकोल द्वारा बनाई जाएंगी। अतः ये बारहमासी सड़कें हैं, मतलब साल भर ये चलती भी रहती हैं, मजबूती भी रहती है। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती, बेकार हो जाती है ना। अब आते हैं हम, दूसरा हमारा है रेल परिवहन। रेल परिवहन के बारे में जानते हैं। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है। व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं, लंबी दूरी के तक सामान का परिवहन आदि। प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेल प्रदेश की अर्थव्यवस्था, यानी भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषि के तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी है। क्यों उत्तरदायी है? क्योंकि हम कहीं न कहीं बहुत ज्यादा मात्रा में अगर जो हमें सामान लाना है तो हम रेल द्वारा लाते हैं, है ना। देखे होंगे आप, जो तेल होता है, तेल के लिए अलग गाड़ी होती है, पूरा टैंक ही जुड़े हुए होते हैं उनमें। फिर देखे होंगे मालगाड़ी होती है, उसमें बहुत सारा सामान इधर से उधर जाता है। फिर यात्रीगण भी जाते हैं बहुत ज्यादा संख्या में। भाई बसें, आप समझ लीजिए 20 डिब्बे हुए तो या 15 डिब्बे हुए तो 15 बसें जा रही हैं साथ में, सब में यात्री बड़े से खचाखच भरे हुए होते हैं। तो कहीं न कहीं ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये अगर यही यात्री बस में जाते तो क्या होता, बस भाई मिलती ही नहीं, खाली ही नहीं रहती। अब भारतीय रेल परिवहन का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। और ये क्या है, जो भारतीय रेल है, अब तो उसका निजीकरण कहीं कोई दे दिया गया, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का बड़ा प्राधिकरण है। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में ये भारत सरकार का है। जैसे बसें आप देखे होंगे प्राइवेट भी होती हैं, गवर्नमेंट की भी होती हैं, है ना, कुछ सरकारी क्षेत्र की है, लेकिन जो रेलवे है वो भारत सरकार का ही है। इसीलिए इसमें देखिए कहीं कहीं पे किराया काफी कम भी होता है। इसीलिए इसमें जॉब्स होती हैं, लोग रेलवे की जॉब करना पसंद करते हैं। देश की पहली रेलगाड़ी उन 1853 में मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। देश में भारतीय रेल परिवहन को 17 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। देश में रेल परिवहन को वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृति, आर्थिक और प्रशासनिक कारक प्रमुख हैं। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास में वृद्धि में सहायक रहा है। कौन सा? मैदानी भाग। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जाल मार्ग में पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। प्रायद्वीपीय भारत में रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों से होकर जाते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में दुर्लभ उच्च आवास, विरल जनसंख्या और आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। मतलब ऐसे क्षेत्रों में नहीं बनाया जाएगा जहां जनसंख्या ही कम हो, वहां रेल लाइन कम से कम बनाई जाएगी। जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी वहां रेल लाइन ज्यादा होंगी, क्योंकि वहां और भूमि समतल होगी, वहां भी आसानी रहेगी रेलवे लाइन बिछाने में। लेकिन जहाँ ऊबड़ खाबड़ स्थिति है वहां पर रेलवे लाइन बिछाने में दिक्कतें भी रहेंगी और रेलवे लाइन बिछाई भी नहीं जाएगी। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। सौहार्द्री और उससे सानिध्य क्षेत्रों में भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूस्खलन, किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना। तो ऐसी स्थिति में ऐसी जगहों पर कम से कम रेलवे लाइन बिछाई जाती है, लेकिन यहाँ पर संभव किया गया इस कार्य को। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के परिवहन में अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट के भी यात्रा कर लेते हैं। रेल संपत्ति को हानि भी पहुंचाती है। कोई लड़ाई झगड़ा होता है, वहां पे ईंटा फेंक कर मार देते हैं, ट्रेन जला देते हैं, कुछ उसमें तोड़ फोड़ कर देते हैं। चोरी जैसी समस्याएं समाप्त नहीं हुई है। अब वहां ट्रेन में कुछ अच्छा देखे वहीं से चुरा लिए, धर लिए, लेके चले गए। जंजीर खींच कर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोक देते हैं, है ना। वो इमरजेंसी के लिए होता है, लेकिन क्या हुआ, गए खींच दिए, अपना कूद गए, निकल गए, तब तक ढूंढने आए कहीं कौन खींचा कहीं वो तो निकल गए।
जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए कि हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने से कैसे मदद कर सकते हैं। अब आते हैं हम पाइपलाइन। भारत के परिवहन मानचित्र में पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के लिए होता था। आज इसका उपयोग कच्चे तेल, पेट्रोल उत्पाद और तेल से प्राकृतिक तथा गैस से प्राप्त गैस शोधन, उर्वरक कारखानों और बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचने में किया जाता है। मतलब उर्वरक भी पहुंच रहे हैं, आप देख रहे हैं तेल भी पहुंच रहा है और खान मतलब कई चीजें पाइप द्वारा पहुंचाई जा रहे हैं। उसको क्लीन करके दूसरे और भी चीजें मतलब गैस भी पहुंच रही है, पेट्रोल भी पहुंच रहा है, कच्चा तेल भी पहुंच रहा है ना। उर्वरक कारखानों और बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचने में मदद किया जाता है इनको, क्योंकि तेल पेट्रोल चाहिए ही चाहिए बड़े बड़े कारखानों के लिए। और ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई। मतलब पाइपलाइन बिछाई गई, अब यहाँ उर्वरक कारखाने समझ रहे हैं, जो खाद होती है ना, जो रासायनिक खाद होती है वो उर्वरक कारखाने की बात हो रही। तो यहाँ पर ये पहुंचता है कहाँ, बरौनी में, मथुरा में, पानीपत में। तो यहाँ पर गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण संभव हो पाई। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। यानी कि एक बार अगर बिछा दी, पहले पैसा तो लगेगा, लेकिन एक बार आप कर दिए तो बहुत आसानी से आपका कार्य हो जाएगा। वाहनांतरण देरी और हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर है। मतलब कम से कम इसमें हानियां हो सकती हैं। देश में पाइपलाइन परिवहन के प्रमुख 3 जाल हैं। पहले क्या है, ऊपरी असम से तेल क्षेत्र से गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद के रास्ते कानपुर, यानी कि कानपुर उत्तर प्रदेश तक। इसका एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक जाती है। हल्दिया आपका जो है पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र। दूसरी राजबंद में मौरी ग्राम तक तथा गुवाहाटी की सिलगुड़ी तक है। फिर आता गुजरात में सलैया, गुजरात आपका पश्चिमी क्षेत्र हो गया। सलैया से वीरम गांव, मथुरा आपको उत्तर प्रदेश, दिल्ली हो गया, सोनीपत हो गया के रास्ते पंजाब के जलंधर तक। इसके अन्य शाखा वडोदरा में भी जा रही है, गुजरात का ही क्षेत्र है, के निकट कोयली के चक्षु व अन्य स्थानों को जोड़ती है। तो ये आपको यहाँ पर रेलवे का एक जाल दिखेगा मानचित्र में कि किस तरह रेलवे लाइन भारत में बिछाई गई है ना। तो इसको एक बार देखिएगा, समझिएगा, रोक के आराम से समझ सकते हैं कि किस तरह देखिए भारत में और मैदानी क्षेत्रों में किस तरह ज्यादा घना जाल है, और फिर अन्य जगहों पे भी इसका जाल ऐसे कैसे फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, जिसे क्या बोलते हैं, HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन, ये इंपॉर्टेंट है। क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बेसिन क्षेत्रों के पश्चिमी और उत्तरी भारत के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों को जोड़ती है। कुल मिलाकर भारत की गैस पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों से 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक हो गया। मतलब इसमें बढ़ा है, ये क्षेत्र धीरे धीरे विस्तार किया गया। क्यों? क्योंकि कई सुविधाएं भी इसकी थी। अब आता है हमारा जल परिवहन, जो कि एक इम्पोर्टेंट है और जो कि भारत के लिए अनुकूल भी है ना। अभी आप लोग पहुंचे नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जल परिवहन वाला। एक आपको जब जल परिवहन में देखेंगे आप, तो बहुत दूर दूर तक पानी ही पानी, पानी ही पानी दिखता है। भारत में लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते आ रहे हैं। पहले क्या था, पहले जल परिवहन ही सबसे ज्यादा किया जाता था, हवाई जहाज तो था नहीं। जब हवाई जहाज नहीं था तो मेन जो जल परिवहन कोई भी आता था तो किससे आता था, अंग्रेज हमारे यहाँ हवाई जहाज से तोड़ के आए नहीं। वो भी क्या हुआ, वो भी आए हमारे यहाँ जल परिवहन से ही आए, है ना। उनके जल पोत आते थे, जो जलयान जिन्हें कहते हैं, है ना। जो वास्को डिगामा आया था वो भी समुद्री यात्रा करके था, समुद्री यात्री था, या अपने ही जलपोत से वहां पहुंचा कालीगढ़ पे, है ना। भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्रा करते हैं। इनके नाविकों ने दूर और पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति और व्यापार को फैलाया। जल परिवहन
की सबसे सस्ता साधन है और यह भारी वस्तुओं स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। मतलब बड़े से बड़ी वजन से वजन चीजें आराम से जितनी भी हैवी होंगी उनको आराम से आप जल से ला सकते हैं। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अंतः स्थलीय नौ संचालन लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा है। मतलब भारत के अंदर जो जल परिवहन है, भारत के अंदर जल परिवहन कैसे? आप कहेंगे सर जी समुद्र तो है नहीं, लेकिन नदियां हैं। नदियां छोटी नहीं, नदियां बड़ी बड़ी नदियां हैं। जो नदियां बड़ी बड़ी हैं तो उसको जो है, आप सोचिए, आप कल्पना करिएगा, जो गोमती नदी को अच्छे से सफाई कर दिया जाए, बराबर से पानी बहे, तो क्या हो सकता है कि हम उस पानी से उसमें जो है आप बोट डला दीजिए, आपको जाना है गोमती के किनारे किनारे, जहां जहां जिसका जिसका होगा वो वहां से बैठेगा, जिसका पास में होगा वहां से बैठ के किनारे किनारे से कहीं कहीं पे पहुंच जाएगा, जिसका उसका क्षेत्र होगा। जैसे जो गंगा नदी के किनारे होता है, गंगा नदी में बोटिंग होती है, गंगा नदी में काफी ज्यादा जो है चालन है, नौका चालन किया जाता है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा चलाया जाता है। यानी कि इतना जो है मशीनीकृत नौकाओं द्वारा चलाया जा रहा है, बाकी का नहीं हो पा रहा है। निम्न जलमार्ग को भारत सरकार राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया। पहला कौन सा घोषित किया? हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य जलमार्ग, जो कि 1620 किलोमीटर लंबा है। नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 है। ये जो है कितना? 1620 है। और कहां से कहां तक है? इलाहाबाद से हल्दिया तक है। फिर दूसरा आता है सदिया से धुबरी, यह 851 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, नौगम्य जलमार्ग संख्या 2 है। ये 2 है। केरल के पश्चिम तटीय शहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडली और चंपककरा नहरें, ये कितनी है? 205 किलोमीटर। नौगम्य जलमार्ग संख्या 3 है। काकीनाडा से पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी कृष्णा नदी विशेष विशेष विस्तार, ये 1078 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या ये 4 है। आगे देखते हैं। मिताई नदी महानदी का डेल्टा चैनल, ब्रह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ साथ ब्राह्मणी नदी का विस्तार 588 किलोमीटर। ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना हो गया? 5 हो गया। मतलब आपने 5 तक पढ़ा। कुछ विशेष अन्य जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। इनमें मांडवी जुआरी, कंबर जुआ, सुंदरवन और बराक केरल का पश्च जल। इन सबके अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है, जो कि देश के 95% व्यापार मुद्रा का लगभग 68% समुद्रों द्वारा ही प्राप्त होता है। सोचिए, विदेशी व्यापार से हमको लगभग लगभग कितना समुद्री व्यापार से प्राप्त हो रहा है? मतलब जो समुद्र द्वारा जो हो रहा, जो हाइबर द्वारा, पोर्ट द्वारा, बंदरगाहों द्वारा जो व्यापार हो रहा है, लगभग लगभग कुल मुद्रा के रूप में 68% हो रहा है। मतलब सबसे ज्यादा व्यापार इसी से ही हो रहा है ना। समुद्री पत्तन भारत में लगभग 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के साथ 12 प्रमुख और 200 मध्यम तथा छोटे पत्तन हैं। ये प्रमुख पत्तन देश के 95% विदेशी व्यापार को संचालित करते हैं। मतलब देश का जो व्यापार है उसमें 95% यही इन्हीं लोगों द्वारा किया जाता है, इन्हीं क्षेत्रों द्वारा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ के कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। कच्छ का कांडला पहला रहा। देश विभाजन से कराची पत्तन जो पाकिस्तान में शामिल हो गया था, उसकी कमी को पूरा करने तथा बम्बई पत्तन से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। कांडला, जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ज्वारीय पत्तन है। ज्वारी मतलब जो मतलब जहाँ पे ज्वार भाटा आता है उस स्थिति वाला पत्तन, ठीक है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के औद्योगिक खदानों के लिए आयात निर्यात को संचालित करता है। मुंबई बृहत्तम पत्तन है, सबसे बड़ा पत्तन है, जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत और
सुचारू पोत्राशय है। पोत्राशय समझ रहे हैं, पोत जो ज, जलयान है उन्हें ही कहा जा रहा है पोत, है ना। बड़े बड़े जहाज होते हैं, आपको पता ही है, जो समुद्री जहाज होते हैं, शिप्स होते हैं, जो शिप जिन्हें कहा जाता है। मुंबई पत्तन को अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया, जो कि पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी दे सके। लौह अयस्क के निर्यात में मरमाव गोवा पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। यहाँ पर कुल देश का निर्यात का आधा यानी कि लगभग 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है, मतलब भेजा जाता है। कहाँ से? मरमा गोवा से भेजा जाता है। कर्नाटक स्थित न्यू मंगलोर प्रमुख न्यू मंगलोर पत्तन केंद्रमुख खदानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पत्तन है, जो यह लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोतराश्रय है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है। पूर्वी तट पर स्थित तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरिन पत्तन है। कहाँ पे है तूतीकोरिन? तमिलनाडु में है। यह एक प्रसिद्ध पोतराश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पत्तन हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, मालदीव और भारत के तटीय क्षेत्रों के विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। किसका? हमारा चेन्नई का। विशाखापत्तनम स्थल से घिरा गहरा और सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में यह लौह अयस्क निर्यात के रूप में विकसित किया गया था। उड़ीसा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषता लौह अयस्क की निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतः स्थलीय नदी पत्तन है। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वृहद और समृद्ध भूमि पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पत्तन होने के कारण हुगली के तलछट जमावों से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पत्तन के बढ़ते व्यापार को कम करने के लिए हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया। तो ये भी कहाँ होगा? हल्दिया वाला, ये भी बंगाल में ही होगा। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। हम समुद्री जो था परिवहन वो पढ़े हैं। अब हम नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अपना, तो हम पढ़ेंगे वायु परिवहन। ठीक है।